नमस्कार। एक नए दिन में एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो जियोग्राफी से रिलेटेड है और इसमें हम एशिया कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे। एशिया कॉन्टिनेंट की अगर बात की जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। जो 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे पास है उनमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है और ये इतना बड़ा है कि ये जो अर्थ है इसका जो लैंड सरफेस है उस लैंड सरफेस के 30% एरिया को ये कवर करता है। लैंड सरफेस का मतलब है क्योंकि जो हमारी अर्थ है उसमें कुछ हिस्से में पानी है और कुछ हिस्से में जमीन है। तो जो लैंड है जो जमीन है उस जमीन का 30% केवल और केवल एशिया कवर करता है। और अगर हम पूरी लैंड पृथ्वी को मान लें, पूरी अर्थ को मान लें और लैंड सरफेस के साथ साथ जो ओशन सरफेस है, जो वाटर सरफेस है, जो सतह है उसको भी कवर कर लें तो उस केस में ये पूरी अर्थ के टोटल सरफेस का 8% एरिया ये कवर करता है। यानी कि ये अकेला कॉन्टिनेंट जो 7 कॉन्टिनेंट में से एक है वो अकेला इतना बड़ा है कि 30% लैंड सरफेस को और 8% ऑफ टोटल सरफेस ऑफ अर्थ को ये कवर करता है। साथ ही साथ ये अर्थ का सबसे ज्यादा आबादी वाला यानी कि मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट भी है। मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है। अर्थ की टोटल पॉपुलेशन का 60% पॉपुलेशन केवल एशिया के देशों में निवास करता है। और अगर हम इसकी संख्या की बात करें तो यह संख्या लगभग 4.27 बिलियन तक जाती है। तो ये अर्थ का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट भी है और अर्थ का सबसे ज्यादा आबादी वाला, सबसे ज्यादा पॉपुलस कॉन्टिनेंट भी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो एशिया है, जितना भी कलर पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये कलर पोर्शन एशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कलर पोर्शन आपका एशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो एशिया का ये जो पोर्शन है इसमें दो पार्ट है। एक तो जो इस पूरे कॉन्टिनेंट का हिस्सा है जिसको हम एशिया का जो मुख्य भूमि है वो कहेंगे, प्लस इसके साथ साथ एशिया में कुछ और ये आइलैंड भी आ रहे हैं। जैसे जापान का आइलैंड आ रहा है, ताइवान आ रहा है, फिलीपींस का जो आर्किपेलागो है वो आ रहा है, इंडोनेशिया और छोटे छोटे और भी बहुत सारे आइलैंड यहाँ पर आ रहे हैं। तो अगर हम एशिया को देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि एक तो एशिया का ये जो मेन लैंड है वो पोर्शन है और दूसरा एशिया में कुछ ऐसे आइलैंड भी शामिल हैं जो एशिया के मेन लैंड का पार्ट नहीं है, समुद्र में आइसोलेटेड है, लेकिन वो भी एक आइलैंड के रूप में एशिया का पार्ट माने जाते हैं। अगर एशिया की बाउंड्री की बात की जाए और एशिया के चारों तरफ की जो बॉडीज हैं उनकी बात की जाए तो एशिया के नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक महासागर है। एशिया के ईस्ट में पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर है। एशिया के साउथ में अगर देखा जाए तो ये हमारा इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर है। कुछ कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जो अकेले हैं और जिनके चारों तरफ केवल समुद्र है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका हो गया। लेकिन एशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो अकेला नहीं है, बल्कि एशिया के साथ जुड़ा हुआ है एक और दूसरा कॉन्टिनेंट जिसको हम जानते हैं यूरोप के नाम से। यानी कि एशिया ऐसा कॉन्टिनेंट है जो एक दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ भी अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है और एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाता है जिसको हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं। यानी कि ये एक पूरा एक सुपर कॉन्टिनेंट है जिस सुपर कॉन्टिनेंट के दो हिस्से हैं। एक हिस्से में हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है एशिया और दूसरा जो हिस्सा है वो है हमारा यूरोप। तो ये दो पार्ट हमारे बन जाते हैं सुपर कॉन्टिनेंट को जिसको हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं। अगर हम इस ग्लोब में देखें तो जो एशिया है बेसिकली प्रोमिनेंटली वो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। जैसे ये इक्वेटर है, इक्वेटर अर्थ को दो पार्ट में बांटता है। इक्वेटर के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये हिस्सा कहलाता है हमारा उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है इक्वेटर के साउथ का जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। एशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो प्रोमिनेंटली अगर हम देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन एशिया का कुछ हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा, मार्जिनल हिस्सा ऐसा भी है जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध में आता है। जैसे ये इंडोनेशिया का ये जो पोर्शन है, इंडोनेशिया दक्षिणी गोलार्ध में आने वाला एशिया का एक देश है। लेकिन क्योंकि एशिया का एक बहुत छोटा हिस्सा ही साउदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसके सामने ये साउदर्न हेमिस्फीयर में आने वाला हिस्सा नेग्लिजिबल यानी कि नगण्य है, तो हम ये कहते हैं जनरली
कि एशिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। जब तक कि स्पेसिफिकली हमसे ये ना पूछा जाए कि एशिया क्या साउदर्न हेमिस्फीयर में भी पड़ता है, तो हम कहेंगे हाँ, एशिया का कुछ नेग्लिजिबल हिस्सा जो इंडोनेशिया कंट्री का है वो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में भी पड़ता है। अब जैसे इक्वेटर अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में, ऐसे ही अगर हम लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पूरी अर्थ को दो हिस्सों में और लॉन्गिट्यूडनली बांटा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ये हिस्सा यानी कि इस लाइन के इस तरफ का जो हिस्सा है ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और इस लाइन के दूसरी तरफ का जो हिस्सा है ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, यानी कि पश्चिमी गोलार्ध है। जैसे एशिया प्रोमिनेंटली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो इंडोनेशिया देश में आता है वो साउदर्न हेमिस्फेयर में भी पड़ता है, वैसे ही एशिया का जो जो मेजर पोर्शन है वो तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, लेकिन रशिया का कुछ हिस्सा ऐसा भी है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो इस लाइन के दूसरी तरफ क्रॉस कर रहा है, और ये कुछ हिस्सा इसका वेस्टर्न हेमिस्फेयर में भी पड़ता है। यानी कि एशिया प्रोमिनेंटली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, कुछ हिस्सा साउदर्न हेमिस्फेयर में है, साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर में भी है, लेकिन रशिया का कुछ हिस्सा जो कि यहाँ पर है ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर में भी जाता है, यानी कि ये ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर दोनों में फैला हुआ है, लेकिन जनरली हम यही बोलेंगे कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जो एशिया है वो लैंड बाउंड्री शेयर करता है यूरोप के साथ, तो अब यहाँ पर बेसिकली कैसे पता करेंगे कि कौन सा हिस्सा एशिया में पड़ रहा है और कौन सा हिस्सा यूरोप में पड़ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एशिया और यूरोप के बीच में बेसिकली जो बाउंड्री बन रही है वो बाउंड्री बनाई जा रही है किसके द्वारा? वो यहाँ पर एक रशिया में एक पर्वत है, इसको हम यूराल पर्वत मानते हैं, कहते हैं, यानी कि यूराल। यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यूराल रिवर, और जो यहाँ पर कैस्पियन सागर में जाकर गिर रही है। इसके बाद ये कैस्पियन सागर, ब्लैक सी से होते हुए ये जो हिस्सा है ये हमें अलग करता है दूसरे कॉन्टिनेंट से। दूसरे कॉन्टिनेंट कौन कौन से? ये अलग कर रहा है हमको यूरोप से भी, और ये अलग कर रहा है हमको अफ्रीका से भी। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर यूराल माउंटेन, यूराल रिवर, कैस्पियन सी यानी कि कैस्पियन सागर, साथ ही साथ ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी। यहां पर टर्किश स्टेट्स आती हैं, यानी कि तुर्की जल संधियां, अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सुएज कैनाल और रेड सी, ये दूसरे कॉन्टिनेंट से इसको अलग करती हैं। इनकी अगर बात की जाए तो ये जो ऊपर के हिस्से हैं यूराल माउंटेन, यूराल रिवर, कैस्पियन सी, ब्लैक सी और टर्किश स्टेट, ये इसको अलग करती हैं यूरोप से, और सुएज कैनाल और रेड सी यानी कि लाल सागर इसको अलग करता है अफ्रीका से। ठीक है, तो यहां पर यूराल पर्वत, यूराल पर्वत से निकलने वाली यूराल नदी, कैस्पियन सागर, ब्लैक सी, टर्की स्टेट्स अलग कर रहे हैं इसको यूरोप से, और नीचे यहाँ पर स्वेज नहर है, वो स्वेज नहर, और ये यहाँ पर रेड सी है, ये रेड सी इसको अलग कर रहा है अफ्रीका से। इसको अभी हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा सा। अगर हम इस वाले पोर्शन पर जूम करके देखें तो ये है हमारा यूराल पर्वत। यूराल पर्वत से यहां पर ये निकल रही है हमारी ये रिवर जिसका नाम है यूराल रिवर, यूराल माउंटेन, यूराल रिवर। यूराल माउंटेन जो है वो रशिया में है, और रशिया का कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा जिसको हम बेसिकली साइबेरिया के नाम से जानते हैं, ये हिस्सा पड़ेगा आपका एशिया में। और जो इसका दूसरा हिस्सा है जो यूराल पर्वत के दूसरी तरफ है, पश्चिम की तरफ है, ये पड़ता है यूरोप में, है ये भी रशिया, लेकिन ये किधर पड़ेगा? ये पड़ेगा यूरोप में। ऐसे ही नीचे एक और दूसरा देश है जिसका नाम है कजाकिस्तान। ये कजाकिस्तान का भी कुछ वो हिस्सा जो यूराल रिवर के पूर्व में है, ये एशिया में पड़ रहा है। और कजाकिस्तान का दूसरा हिस्सा, ये यहां तक कजाकिस्तान है, ये दूसरा हिस्सा जो है ये यूराल रिवर के पश्चिम में पड़ रहा है, तो ये हिस्सा कहां पर जा रहा है? ये हिस्सा यूरोप में जा रहा है। ऐसे देश जो दो कॉन्टिनेंट्स में फैले होते हैं, जो दो
महाद्वीपों के बीच में फैले होते हैं, ऐसे देशों को बोलते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज, यानी कि अंतर महाद्वीपीय देश कहते हैं। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पर दो अंतर महाद्वीपीय देश देखे जो फैले हुए हैं एशिया और यूरोप के बीच में, रशिया और दूसरा है हमारा कजाकिस्तान। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पर देख लेते हैं, केवल यही दो देश नहीं है ऐसे जो यहाँ पर यूरोप और एशिया के बीच में फैले हुए हैं। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा नीचे कैस्पियन सागर के पास हैं तो यहाँ पर एक और पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है काकेशस पर्वत। ये है हमारा काकेशस पर्वत। कैस्पियन सागर के अलावा जब यहाँ पर हम यूराल रिवर से नीचे आते हैं और कैस्पियन सागर के साथ एक बाउंड्री बनाता है, तो ये एक और बाउंड्री है, काकेशस पर्वतमाला भी एक बाउंड्री बनाता है यूरोप और एशिया के बीच में, काकेशस पर्वत। यहाँ पर कुछ देश ऐसे हैं जो काकेशस पर्वत के दोनों तरफ फैले हुए हैं, जैसे ये जॉर्जिया। तो जॉर्जिया का वो हिस्सा जो कॉकेशस पर्वत के दक्षिण में है वो तो एशिया में आएगा, लेकिन वो हिस्सा जो कॉकेशस पर्वत के उत्तर में है वो हिस्सा यूरोप में आ रहा है। ऐसे ही अजरबैजान का भी कुछ हिस्सा ऐसा है जो काकेशस पर्वत के साउथ में पड़ता है, और कुछ हिस्सा ऐसा है जो काकेशस पर्वत के नॉर्थ में पड़ता है। तो वो हिस्सा जो काकेशस पर्वत के नॉर्थ में पड़ रहा है वो कहाँ पर आ गया, वो यूरोप में आ गया। इन दोनों देशों का बहुत थोड़ा सा हिस्सा यूरोप में पड़ रहा है, जबकि रशिया और कजाकिस्तान का एक ठीक ठाक एरिया यूरोप में पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि थोड़ा भी हिस्सा अगर इनका यूरोप में जा रहा है तो ये भी कैसी हो गई, ये भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल अंतर महाद्वीपीय कंट्रीज या देश हो गए। अच्छा, इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और मूव करें इस तरफ, मूव करें तो यहां पर ब्लैक सी से आगे मूव करने पर ये ब्लैक सी से आगे मूव करने पर यहाँ पर ये ब्लैक सी यानी कि काला सागर है, और यहाँ पर ये एजियन सागर है, एजियन सी है, जो कि बेसिकली भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी का हिस्सा है। यहाँ पर एक छोटी सी वाटर बॉडी पड़ रही है, छोटी सी वाटर बॉडी का नाम है सी ऑफ मरमरा। इस वाटर बॉडी का नाम है सी ऑफ मरमरा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ब्लैक सी और एजियन सी यानी कि भूमध्य सागर का वो हिस्सा जो एजियन सी कहलाता है वो अलग अलग नहीं है, बल्कि वो सी ऑफ मरमरा के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं इसको अगर और जूम करूं तो यहाँ पर आपको दो पतली सी स्टेट्स दिखेंगी, जल संधियां दिखेंगी, जो एजियन सी को जोड़ रही हैं सी ऑफ मरमरा से, और जो जोड़ रही हैं सी ऑफ मरमरा को ब्लैक सी से। यहाँ पर ये एजियन सी है जो मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है, यहां से ये एक पतली सी जल संधि है जो इसको जोड़ रही है सी ऑफ मरमरा से। और यहाँ पर इस्तांबुल जो तुर्की का एक बड़ा शहर है, उस इस्तांबुल के पास से ये भी एक जल संधि है जो यहाँ से निकल के जा रही है और इसको काले सागर के साथ यानी कि ब्लैक सी के साथ जोड़ रही है। ये जो दो जल संधियां हैं, एक जल संधि यहाँ पर है और जो दूसरी जल संधि यहाँ पर है, इन जल संधियों को तुर्किश स्टेट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तुर्किश स्टेट्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो देश है ये कौन सा देश है? ये टर्की है। यहाँ पर भी टर्की है और इसके ऊपर भी टर्की है, इसलिए इनको टर्की स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। इस जल संधि को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ डार्डिनालिस, स्ट्रेट ऑफ डार्डिनालिस यानी कि डार्डिनालिस जल संधि। और यहाँ पर जो जल संधि है उसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस या बॉस्फोरस स्टेट। तो ये स्टेट ऑफ डार्डिनालिस यानी कि डार्डिनालिस जल संधि है, और ये बॉस्फोरस स्टेट यानी कि बॉस्फोरस जल संधि है। जल संधि क्या होती है? वो पतली सी वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को एक दूसरे से जोड़ता है, उसको हम जल संधि बोलते हैं, या इंग्लिश में उसको हम स्टेट बोलते हैं। ये डार्डिनालिस जोड़ रहा है एजियन सी को सी ऑफ मरमरा के साथ, और बॉस्फोरस जल संधि जो है वो सी ऑफ मरमरा को जोड़ रही है ब्लैक सी के साथ। अब यहां पर ब्लैक, जैसे हम लोगों ने बाउंड्री देखी थी, तो वो बाउंड्री ब्लैक सी भी एशिया और यूरोप के बीच में बाउंड्री बना रहा है, और इस तरीके से यहाँ पर ये टर्किश स्टेट से होती हुई ये बाउंड्री जाती है आगे। तो एक टर्की स्टेट जैसा कि हम लोगों ने देखा था वो भी यहाँ पर बाउंड्री बनाती है एशिया और यूरोप के बीच में। इसके नीचे ये जो हिस्सा है ये एशिया है और इसके ऊपर का हिस्सा जो है ये यूरोप है। अब यहाँ पर एक चीज ये देखने वाली है कि इस स्ट्रेट के या ये जो काल्पनिक रेखा खींची है, इस काल्पनिक रेखा के नीचे भी तुर्की है और ऊपर भी तुर्की है।
यानी कि तुर्की भी एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री बन जाती है, और तुर्की का एक हिस्सा एशिया में पड़ता है और दूसरा हिस्सा यूरोप में पड़ता है। तुर्की का वो हिस्सा जो बेसिकली पड़ता है यहाँ एशिया में, वहां पर एक प्लेट्यू है जिसको हम बोलते हैं अनाटोलिया का पठार या अनाटोलिया प्लेट्यू। तो इसी अनाटोलिया प्लेट्यू के नाम पर तुर्की के एशिया में पड़ने वाले हिस्से को भी कभी कभी अनाटोलिया बोल दिया जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास कुछ यहाँ पर ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज हैं जो एशिया के और यूरोप दोनों में फैली हुई हैं। तो अब वो कंट्रीज का हम एक बार लिस्टिंग कर लेते हैं जो एशिया और यूरोप दोनों में फैली हुई हैं। तो रशिया, इसकी जो राजधानी है मॉस्को, वो यूरोप के तरफ पड़ती है। दूसरा देश है कजाकिस्तान। तीसरा देश है तुर्की। चौथा देश है अजरबैजान। ठीक है। इसके साथ साथ जॉर्जिया। ये वो देश हैं जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज फैली हुई हैं एशिया और यूरोप के बीच में। अब आ जाते हैं एशिया और अफ्रीका के बीच की बाउंड्री में। एशिया और अफ्रीका के बीच की जो बाउंड्री है वो बनाई जा रही है स्वेज कैनाल के द्वारा। तो यहां पर ये स्वेज कैनाल है, और स्वेज कैनाल के नीचे ये हमारा रेड सी है। इसके जो वेस्ट की तरफ अफ्रीका है और ईस्ट की तरफ ये एशिया है। एशिया में ये अरेबियन पेनिनसुला यानी कि अरब का जो प्रायद्वीप है वो एशिया के पार्ट के रूप में यहाँ पर है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक कंट्री यहाँ पर भी ऐसी है जो एशिया और अफ्रीका दोनों में फैली हुई है, और उस कंट्री का नाम है इजिप्ट यानी कि मिस्र। ये हिस्सा जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये हिस्सा जो है ये इजिप्ट का हिस्सा है, लेकिन ये एशिया में पड़ता है, और क्योंकि ये एक प्रायद्वीप के रूप में है तो इसको नाम दिया जाता है सिनाई पेनिनसुला। तो सिनाई पेनिनसुला मिस्र का वो हिस्सा है जो पड़ता है एशिया में, और मिस्र का जो बाकी हिस्सा है, इजिप्ट का जो बाकी हिस्सा है, वो अफ्रीका में पड़ता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो बीच में जो स्वेज नहर की हम लोग बात कर रहे हैं कि स्वेज नहर ने इनको अलग किया है, तो जो स्वेज नहर या स्वेज कैनाल है, ये स्वेज कैनाल एक मैन मेड कैनाल है, मानव के द्वारा निर्मित कैनाल है। ये शुरुआत से ही वहां पर नहीं थी। तो स्वेज कैनाल के बनने से पहले ये जो दोनों कॉन्टिनेंट है, यानी कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और जो एशिया कॉन्टिनेंट है, ये दोनों कॉन्टिनेंट भी आपस में जुड़े हुए थे। यानी कि अगर हम कहें तो हम ये बोल सकते हैं कि जब स्वेज कैनाल नहीं थी तो अफ्रीका, यूरोप और एशिया, ये तीनों महाद्वीप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। यूरोप और एशिया तो अभी भी जुड़ा हुआ है, लेकिन अफ्रीका अब स्वेज कनाल बनने की वजह से यहाँ पर एक बाउंड्री बन गई है जिससे वो अलग हो रहा है, और इन तीनों कॉन्टिनेंट को कंबाइंडली बोला जाता है एफ्रो यूरेशिया। तो एफ्रो यूरेशिया क्या है? अफ्रीका, यूरोप और एशिया, ये तीनों ही क्योंकि जुड़े हुए थे इसलिए इनको एफ्रो यूरेशिया बोला जाता है। अब सुएज कैनाल से अफ्रीका अलग हो गया है, इसलिए अफ्रीका अब यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया बोला जाता है। सुएज कैनाल की बात जब आ जाती है तो हम यहाँ पर अगर देखें तो मैंने कहा था कि ये मैन मेड कैनाल है, ये शुरुआत से ही वहां पर नहीं थी। सुएज कैनाल को बनाने की जो शुरुआत की गई थी वो बेसिकली इसलिए की गई थी कि सुएज कैनाल के पहले जो यूरोपियन कंट्रीज थी, खासतौर से जो फ्रांस और ब्रिटेन वगैरह थी, उनको अगर ईस्ट की तरफ यानी कि एशिया में आना है, भारत में आना है या एशिया के किसी भी दूसरे देश में आना है, तो उनको पहले ये पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगा के आना पड़ता था, जिससे कि एक बहुत लंबा रास्ता उनको तय करना पड़ता था। समय की और संसाधन दोनों की बर्बादी होती थी। तो उन्होंने ये सोचा कि कोई एक ऐसा छोटा रास्ता तलाश लिया जाए जिससे कि इतना लंबा चक्कर न लगाना पड़े, और इस उद्देश्य से यहाँ पर ये स्वेज कैनाल की शुरुआत की गई और स्वेज कैनाल अथॉरिटी का गठन किया गया, जिसने स्वेज कैनाल को यहाँ पर खोदने की शुरुआत की। और स्वेज कैनाल के खुदने के बाद अब यहाँ पर जितने भी यूरोपियन देश हैं वो इस भूमध्य सागर से, मेडिटेरेनियन सी से होते हुए स्वेज कैनाल से होकर रेड सी पहुंचते हैं, और रेड सी पहुंचने के बाद वो यहाँ पर इंडियन ओशन पर पहुंचकर पूर्व के देशों के साथ अपना व्यापार आसानी से कर सकते हैं। तो इनको ये जो लंबा चक्कर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के चारों तरफ से लगाकर आना पड़ता था, वो लंबा चक्कर उनको नहीं लगाना पड़ता है। स्वेज कैनाल के बारे में बात हम लोग कर रहे थे, तो यहाँ पर स्वेज कैनाल को जो इसकी खुदाई शुरू करी गई, इसका जो निर्माण शुरू हुआ वो शुरू हुआ था 25 अप्रैल 1859 को।
यानी कि स्वेज कैनाल की जो शुरुआत हुई खुदाई की, वो शुरू हुआ था 25 अप्रैल 1859 को इसकी शुरुआत हुई, और इसका जो कंप्लीशन हुआ और जब इसको ओपन किया गया वो तारीख थी 17 नवंबर 1869। यानी कि लगभग 10 साल लगे इसको पूरा होने में और शुरुआत से इसको खुलने में। जो स्वेज कैनाल है, अगर हम स्वेज कैनाल की बात करें तो स्वेज कैनाल को बनाने में जो मुख्य इन्वेस्टमेंट है वो फ्रांस का है और ब्रिटेन का है, और इसको बनाने वाले जो मुख्य इंजीनियर है उस मुख्य इंजीनियर का नाम है फर्डिनेंड डी लेसेप। ये फ्रांस का एक इंजीनियर थे जिन्होंने इसमें अपनी मुख्य भूमिका निभाई। अब अगर हम देखें तो टेरिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, भौगोलिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इस स्वेज कैनाल के, स्वेज नहर के दोनों तरफ इजिप्ट है। इसके वेस्ट में भी इजिप्ट है और उसके ईस्ट में भी इजिप्ट है, यानी कि जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो ये इजिप्ट में यानी कि अफ्रीका में पड़ रही है। लेकिन इसको बनाने में जो मुख्य जो खर्चा है वो या इन्वेस्टमेंट है वो किसका किया गया है? वो इन्वेस्टमेंट किया है फ्रांस और ब्रिटेन ने। लेकिन समस्या यहाँ पर एक शुरू हो जाती है स्वेज कैनाल को, जब कमाल अब्दुल नासिर हुसैन का यहाँ पर शासन होता है इजिप्ट में। अब्दुल नासिर हुसैन का शासन होता है इजिप्ट में, जब ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इसको नेशनलाइज कर देते हैं। गमाल अब्दुल नासिर हुसैन इसको नेशनलाइज कर देते हैं, और इस नेशनलाइजेशन के बाद अब क्योंकि ये इजिप्ट की राष्ट्रीय प्रॉपर्टी बन गई, तो अब यहाँ पर इनका बेसिकली, क्योंकि समस्या ये है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्रांसीसियों का और ब्रिटेन का और यूरोपीय देशों का यहाँ पर कंपेरेटिवली ज्यादा है, तो यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न होती है जिसको हम स्वेज क्राइसिस के नाम से जानते हैं। कुछ सैन्य कार्यवाहियां भी की जाती है यहाँ पर इजिप्ट के खिलाफ, जिसके बाद स्वेज कैनाल से संबंधित कुछ समझौते होते हैं और उसके आधार पर इनको भी यहाँ पर आने जाने का और कुछ अधिकार मिल जाते हैं, जिसको हम अलग से बाद में देखेंगे। तो स्वेज कैनाल की अगर बात की जाए तो स्वेज कैनाल की जो कुल लंबाई है वो लंबाई है 193.3 किलोमीटर। ये स्वेज कैनाल शुरू हो रही है यहाँ पर एक लेक है, इस लेक में खुलती है। इस लेक का नाम है ग्रेट बिटर लेक, और ग्रेट बिटर लेक के बाद ये आके यहाँ पर लाल सागर में यानी कि रेड सी में आकर खुल जाती है। इसके उत्तरी सिरे पर जो बंदरगाह है उसका नाम है पोर्ट सईद, और इसके दक्षिणी सिरे में जो बंदरगाह है उसका नाम है पोर्ट सुएज। लंबाई मैंने बताई इसकी 193.3 किलोमीटर है और इजिप्ट में लोकेटेड है ये। तो ये तो हम लोगों ने बाउंड्री देख ली एशिया की, कि एशिया किन किन देशों के साथ, किन किन कॉन्टिनेंट के साथ बाउंड्री बनाता है और उनके साथ मिलाकर इसको क्या बोला जाता है। साथ ही साथ इसके किस तरफ कौन सा सागर स्थित है, कौन सी ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज हैं, उनके नाम हम लोगों ने देख लिए। अब यहाँ पर एशिया में हम लोगों को देखना है कि एशिया के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, यानी कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसके सबसे उत्तरी बिंदु में। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक बात समझ लेना जरूरी है, जैसा कि मैंने बताया था कि एशिया में जो एशिया का मेन लैंड है वो तो है ही, लेकिन एशिया के मेन लैंड के अलावा कुछ कॉन्टिनेंट्स भी हैं, सॉरी कुछ आइलैंड भी हैं जिनको एशिया का पार्ट माना जाता है। तो हम यहाँ पर जब इनके एक्सट्रीम पॉइंट देखेंगे तो दोनों में देखेंगे कि जो मेन लैंड है एशिया की, जो मुख्य भूमि है, उस मुख्य भूमि में उसका सबसे सबसे जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो कौन सा है, और अगर हम आइलैंड की बात करें तो उस आइलैंड के हिसाब से जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो कौन सा है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एशिया के नॉर्दर्न एक्सट्रीम पॉइंट की। तो अगर हम देखें तो एशिया का सबसे उत्तरी देश जो है वो है हमारा रशिया। और अगर हम सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो मेन लैंड पर सबसे उत्तरी बिंदु है, यह है रशिया में, इसको बोला जाता है केप चेलिस्किन। रशिया में ये मेन लैंड पे सबसे उत्तरी भाग है। और अगर हम आइलैंड्स को भी कंसीडर कर लें तो यहाँ केप है, इसका नाम है केप फ्लीजेली। ये केप फ्लीजेली इस आइलैंड ग्रुप में है, और इस आइलैंड ग्रुप का नाम है प्रिंस रुडोल्फ आइलैंड, और ये भी रशिया की टेरिटरी है।
लेकिन ये डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड इसलिए है क्योंकि अगर यूराल पर्वत और यूराल नदी से जो हम लोगों ने काल्पनिक रेखा खींची थी, वो काल्पनिक रेखा खींचने पर वो यहाँ से गुजरती है, जो यानी कि वो काल्पनिक रेखा जो एशिया और यूरोप के बीच में बाउंड्री बनाती है वो यहाँ से गुजर रही है। तो यहाँ पर डिस्प्यूट ये है कि यहाँ पर कुछ जो जियोग्राफर है वो ये कहते हैं कि क्लेव फ्लिजेली जो है वो यूरोप में पड़ता है, और वहीं कुछ कहते हैं कि नहीं, ये क्लेव फ्लिजेली एशिया में पड़ता है। तो डिस्प्यूटेड है। तो अब इस डिस्प्यूट को हम इग्नोर कर देते हैं और ये मानते हैं कि चलिए ठीक है, डिस्प्यूटेड है और यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि ये एशिया और यूरोप में कहाँ पर है। तो ऐसा पॉइंट देखें जो सर्वमान्य हो, तो वो पॉइंट है ये आर्कटिक केप। ये जो आर्कटिक केप है, ये आर्कटिक केप रशिया के एक आइलैंड पर है जिसका नाम है कोमसो मोटेटीज। ये कोमसो मोटेटीज आइलैंड है, ये आइलैंड भी रशिया का है। तो सबसे उत्तरी देश एशिया का रशिया है। सबसे उत्तरी बिंदु जो मेन लैंड यानी कि मुख्य भूमि पर है वो है केप चेल्यूस्किन जो रशिया में है। और अगर हम बात करें कि और उत्तर में अगर आइलैंड्स को भी शामिल कर लें तो सबसे उत्तर में ओवरऑल जो पड़ता है वो पड़ता है आर्कटिक केप जो कोमोसो मोटिट्स आइलैंड में है रशिया में। तो ये तो हो गया उत्तरी बिंदु एशिया का। अब हम बात करते हैं एशिया के दक्षिणी बिंदु की। एशिया का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो जाहिर सी बात है इंडोनेशिया में होगा, क्योंकि इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। तो हम इंडोनेशिया चलते हैं और यहाँ पर ये इंडोनेशिया जो कई सारे द्वीपों का समूह है। इंडोनेशिया में यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वो यहाँ पर इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं पमाना आइलैंड। ये आइलैंड है। इस आइलैंड का ये जो बिंदु है ये एशिया का सबसे दक्षिणी बिंदु है। और ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है पमाना आइलैंड पर। अब क्योंकि ये मुख्य भूमि पर नहीं है तो ओवरऑल सबसे दक्षिणतम बिंदु है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ये एशिया का। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि मेन लैंड पर मुख्य भूमि पर सबसे साउदर्न मोस्ट या सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो उसके लिए हमको चलना पड़ेगा मलेशिया। मलेशिया मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। मलेशिया चलते हैं और देखते हैं कि मलेशिया में कौन सा बिंदु जो है वो सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो यहाँ पर ये हमारा मलेशिया है और मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी देश हमारा मलेशिया है एशिया का। और मलेशिया में सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पर आता है, इसका नाम है तांजुंग पियाई। ये तांजुंग पियाई ये एशिया का मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी बिंदु तांजुंग पियाई मलेशिया में। इसके बाद देखिए ये मुख्य भूमि खत्म हो जाती है, सिंगापुर स्टेट है और फिर सिंगापुर और दूसरे आइलैंड यहाँ पर इंडोनेशिया वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो मुख्य भूमि पर मलेशिया का तांजुंग पियाई सबसे दक्षिणी बिंदु है। और अगर वैसे देखा जाए तो पमाना आइलैंड जो इंडोनेशिया का आइलैंड है वो सबसे दक्षिणी बिंदु एशिया का होगा। उत्तरी बिंदु देख लिए, दक्षिणी बिंदु देख लिए। अब बात करते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट्स की। सबसे पहले ईस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट देख लेते हैं। ईस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट, तो सबसे ईस्टर्न देश जो सबसे ईस्ट तक गया है वो है रशिया। तो देखिए रशिया यहां से ये मूव कर रहा है और ये रशिया आगे, ये रशिया का सखालिन आइलैंड है और ये मूव करते करते यहां तक पहुंच गया है। ये जो पॉइंट है ये रशिया, ये जो पॉइंट है ये मेन लैंड पर सबसे पूर्वी बिंदु है, यानी कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है मेन लैंड पर। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है मेन लैंड पर और ये जो है उसका नाम है केप डेजनेव। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट केप डेजनेव रशिया में है। यहां से ये शुरू हो जाता है, ये अलास्का आपको दिख रहा है थोड़ा सा, जो कि नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। और ये जो स्ट्रेट है, जो जल संधि है, इसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट, यानी कि बेरिंग जल संधि। यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड आपको दिख रहा होगा। ये जो आइलैंड है ये भी रशिया का पार्ट है जो बेरिंग स्टेट में पड़ता है। और ओवरऑल अगर मेन लैंड को छोड़ दिया जाए तो मेन लैंड के बाहर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट यही आइलैंड है एशिया का, जो कि रशिया का पार्ट है। और इस आइलैंड का नाम है बिग डायोमीड। बिग डायोमीड इसका नाम है, जो ओवरऑल मेनलैंड के बाहर एशिया का सबसे पूर्वी बिंदु है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट को अगर देखा जाए तो एशिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट
पहले वेस्टर्न मोस्ट देश को देख लेते हैं। तो ये एशिया है और एशिया का सबसे दक्षिणी, सॉरी, सबसे पश्चिमी देश। तो इधर हम मूव करेंगे तो ये पश्चिम है, और सबसे पश्चिमी जो देश पड़ेगा वो यहां पर पड़ेगा तुर्की। ये तुर्की है। और इस तुर्की में, क्योंकि ये सबसे पश्चिमी देश है एशिया का, और इस सबसे पश्चिमी देश में ही सबसे पश्चिमी बिंदु होगा। तो सबसे पश्चिमी बिंदु यहाँ पर तुर्की में है, जिसका नाम है केप बाबा। ये एशिया का सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ के। यहां पर अगर देखा जाए तो एक आइलैंड कंट्री पड़ती है, और इस आइलैंड कंट्री का नाम है साइप्रस। ये आइलैंड कंट्री मेडिटेरेनियन सी में है, लेकिन ये आइलैंड कंट्री को भी एशिया का पार्ट माना जाता है। अब ये तो हो गया हमारा एशिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स, एशिया की बाउंड्रीज, एशिया के चारों तरफ की जो बॉडीज हैं वो हम लोगों ने देख ली। अब एशिया बहुत बड़ा है, एशिया इतना बड़ा है कि इसको एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता, और इसके लिए एशिया को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और उन पार्ट्स के आधार पर ही हम एशिया को यहाँ पर पढ़ेंगे। ये पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर साउथ एशिया, जिसमें जो देश आएंगे वो होंगे हमारे पास म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और आसपास के देश। दूसरा हिस्सा यहाँ पर हम वेस्ट एशिया के करेंगे। वेस्ट एशिया में हम लोग ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत, यमन, आर्मीनिया, अजरबैजान, बहरीन, जॉर्जिया, इसराइल, जॉर्डन, लेबनान, ओमान, कतर, इजिप्ट, सीरिया और टर्की वगैरह को देखेंगे। ईस्ट एशिया के हिस्से में हम लोग चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, मकाओ और ताइवान को पढ़ेंगे। सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान को कवर करेंगे। और नॉर्थ एशिया का पूरा हिस्सा हमारा, उसमें रशिया कवर होगा। और इसके अलावा साउथ एशिया को अगर देखें तो साउथ एशिया में हमारा इंडिया आता है, इसको अलग से देखा जाएगा। इंडिया के अलावा यहाँ पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव कवर होते हैं। तो ये पोर्शन हम लोग को पढ़ना है, एक एक करके। शुरुआत हम लोग करेंगे साउथ ईस्ट एशिया से, फिर पढ़ेंगे वेस्ट एशिया, और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, शेयर करिए इसको बाकी लोगों के साथ, और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।